रामपुर नाम के एक छोटे से गांव में रघु नाम का सीधा साधा किसान अपनी पत्नी गायत्री और छोटी बहन राधा के साथ रहता था। गायत्री, जल्दी से नाश्ता लगा दो। आज थोड़ा पहले खेत पर जाना है। अभी लगाती हूँ नाश्ता। गायत्री सौम्य और शांत स्वभाव की स्त्री थी। वह मुस्कुराते हुए थाली में नाश्ता परोस लाई। ये लो जी, गर्मा गर्म पराठे खा लो। रघु खाने बैठ गया। गायत्री ने सोचा कि अब राधा को भी बुला ले, जो रघु की छोटी बहन थी। उसकी उम्र लगभग 14 साल थी। गायत्री रसोई से राधा को आवाज लगाती है। राधा बेटी, हाथ मुंह धो के जल्दी से आ जा, तू भी नाश्ता कर ले। अपनी भाभी की आवाज सुनकर राधा के चेहरे पर गुस्से की लकीरें खींच गईं। वह झट से बिस्तर से उठी और तेज आवाज में बोली, भाभी, कितनी बार आपको बोला है, मुझे बेटी मत कहिए। आप माँ नहीं है मेरी। ये बात आपको समझ क्यों नहीं आती? गायत्री एक पल को चुप रह गई। उसकी आंखों में हल्की नमी तैर गई, लेकिन होठों पर मुस्कान बरकरार रही। क्या हुआ राधा, तू गुस्सा क्यों होती है? तू हमारी बेटी जैसी ही तो है। बिल्कुल नहीं भैया, मुझे बेटी सिर्फ माँ ही बुला सकती थी। अच्छा ठीक है, जैसा तुम कहो। अब पराठे खा लो, नहीं तो ठंडे हो जाएंगे। बैठ जा राधा, खाने का अपमान नहीं करते। मैं चलता हूं अब, तुम लोग अपना ख्याल रखना। ये कैसे पराठे हैं? भाभी, आप माँ की तरह खाना नहीं बना सकती। माँ के हाथ का स्वाद ही अलग था। हाँ राधा, तेरी माँ जैसा खाना भला मैं कहाँ बना सकती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि तुझे माँ की कमी ना महसूस हो। बस भाभी, ज्यादा दिखावा करने की जरूरत नहीं है। इतना कह राधा अपने कमरे में चली जाती है। गायत्री मुस्कुरा देती। वह जानती थी कि राधा माँ के प्यार को तरसती रहती है, इसलिए चाहे जितनी कड़वी बातें राधा कह दे, गायत्री कभी बुरा नहीं मानती। राधा की एक सहेली थी सुमित्रा, जिससे मिलने वो अक्सर जाया करती थी। दोनों घंटों बातें किया करती थी। अरे राधा, तेरी भाभी तो बड़ी सीधी है। तेरा कितना ख्याल रखती है, हमेशा मुस्कुराती रहती है। बड़ी भाग्यशाली है तू कि तुझे माँ जैसी भाभी मिली। राधा के कानों में ये बातें चुभ गईं। उसने तुरंत कहा, भाग्यशाली? अरे भला माँ की जगह कोई ले सकता है क्या? मेरी भाभी को तो ठीक से खाना बनाना भी नहीं आता। हाँ राधा, तू सही कहती है। माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। पर जब मैं उनसे मिली थी, तब मैंने महसूस किया कि वो तुझसे बहुत प्यार करती हैं। रहने दे सुमित्रा, ज्यादा तरफदारी ना कर। भाभी मुझसे प्यार नहीं करती है, सब दिखावा है। सूरज ढलने का समय हो चला था। राधा अपने घर लौट आई। थोड़ी देर में रघु भी खेत से लौट आया। राधा, थोड़ा और पहले घर आ जाया कर बेटा, चिंता होती है तेरी। राधा गुस्से में बोली, भाभी, आप मेरी माँ बनने की कोशिश ना किया करो। माँ जैसी आप कभी हो ही नहीं सकती। मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। रघु ने यह सब सुना तो उसे बुरा लगा। उसने धीरे से राधा को बुलाया। राधा, जरा इधर आ, मुझे तुझसे कुछ कहना है। क्या है भैया? देख बहन, मुझे पता है तुझे माँ की बहुत याद आती है, हमें भी आती है। लेकिन तू जब जब भाभी को ताने देती है, उनके दिल को चोट पहुंचती है। वो कभी कुछ कहती नहीं, मगर मैं उसकी आंखों में देखता हूं कि उसे कितना दुख होता है। राधा ने होंठ भींचते हुए कहा, लेकिन भैया, भाभी माँ की जगह लेने की कोशिश क्यों करती है? अरे पगली, कौन कहता है कि भाभी माँ की जगह ले रही है? माँ तो कोई भी नहीं बन सकता। लेकिन भाभी तो हमारी अपनी है। वो हमारे साथ है, हमारे दुख सुख में। तू ही बता, अगर तू उन्हें बार बार ऐसी बातें कहेगी तो घर में शांति कैसे रहेगी? राधा थोड़ी खामोश हो गई। रघु ने आगे कहा, मैं चाहता हूं कि ये घर खुशियों से भरा रहे। मुझे अच्छा नहीं लगता जब तू भाभी से ऐसे बोलती है। तू उनसे मीठे बोल बोलकर देख, तुझे भी अच्छा लगेगा और घर का माहौल भी बदल जाएगा। राधा ने गुस्से में मुंह फेर लिया। राधा, हर समय तुलना करना ठीक नहीं है। माँ की कमी हम सबको खलती है, लेकिन क्या तुझे नहीं लगता कि भाभी अपनी पूरी कोशिश कर रही हैं तुझे खुश रखने के? वो तेरा भला चाहती हैं, तुझे बेटी की तरह मानती है, लेकिन तू कहती है कि अब मुझे बेटी मत कहो। सोच, उन्हें कितना दुख होता होगा।
चल, अब वादा कर, तू भाभी से अच्छे से बात करेगी। हम सब साथ रहेंगे, हंसी खुशी से। राधा बिन कुछ कहे वहां से चली गई। वो सीधे अपने कमरे में गई, तकिए के नीचे से माँ की तस्वीर निकाली और फुट फुट कर रोने लगी। जैसे ही उसे लगा कि भैया ने फिर भाभी का पक्ष लिया और उसे डांट दिया, वह भीतर ही भीतर टूट गई। माँ, आप क्यों चली गईं? अगर आप होती तो मुझे आज ये सब नहीं सुनना पड़ता। भैया अब हमेशा भाभी का ही पक्ष लेते हैं। लगता है जैसे उन्हें अब मेरी परवाह ही नहीं। मुझे बहुत अकेला महसूस होता है। उसकी आंखों से आंसू टपकते और तस्वीर पर गिरते। वह धीरे धीरे और भी शिकायत करती। माँ, भाभी मुझे बेटी कहती हैं, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता। बेटी तो सिर्फ आपकी थी मैं। आपको ही हक था मुझे बेटी बुलाने का। भाभी चाहे कितनी भी कोशिश करें, वो आपकी जगह कैसे ले सकती हैं? मुझे लगता है कि भैया भी अब मुझे समझते ही नहीं। माँ, देखो ना, मुझे लगता है मैं इस घर में अकेली पड़ गई हूँ। मुझे तुम अकेला छोड़ कहाँ चली गई? मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले गई माँ? राधा माँ की तस्वीर से बातें करते करते सो गई। सुबह जब गायत्री झाड़ू लगाने आती तो कई बार वो राधा के तकिए को आंसुओं में भीगे पाती। वह समझ जाती कि राधा रात भर रोई है, लेकिन कभी कुछ पूछती नहीं, बस मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती। हे प्रभु, राधा के दिल से यह दर्द मिटा दो। उसे समझ आ जाए कि मैं उसकी माँ की जगह लेने नहीं आई, बस उसका साथ निभाने आई हूँ। एक दिन राधा जब स्कूल से वापस आई तो उसने देखा उसकी माँ की तस्वीर तकिए के नीचे नहीं है। वो चिल्लाते हुए भाभी के पास गई और कहा, भाभी, आप मेरी चीजों को हाथ क्यों लगाती है? आप मेरे कमरे में क्या करने गई थी? क्या हुआ राधा? थोड़ा शांत हो जाओ। मैं बस सफाई करने गई थी। माँ की तस्वीर कहाँ गई जो तकिए की नीचे थी? राधा, मैंने माँ की तस्वीर को एक फ्रेम में डाल दिया है ताकि वो फटे नहीं। वहीं तुम्हारी मेज पर ही रखा है। यह सुनकर राधा थोड़ी शांत हुई। उसने देखा भाभी की आंखों में आंसू थे। राधा को पहली बार अपने किए का थोड़ा बुरा लगा, पर बिना कुछ कहे वो कमरे में चली गई। रघु जब शाम में लौट कर आया तो उसने देखा गायत्री उदास है। उसने पूछा, क्या हुआ गायत्री, कोई बात है क्या? नहीं, कुछ नहीं। पर रघु को एहसास था कि राधा ने जरूर कुछ कहा होगा। उसने कहा, मुझसे मत छुपाओ, मैं जानता हूँ राधा ने कुछ कह दिया है तुमसे। राधा मुझसे नफरत करती है। मैं कोशिश करती हूँ उसे खुश रखने की, लेकिन शायद मैं कभी उसकी माँ की जगह नहीं ले पाऊंगी। गायत्री, राधा तुझे समझ नहीं पा रही, लेकिन एक दिन जरूर समझेगी कि तुमने उसके लिए कितना किया। तुम बस हिम्मत रखना, क्योंकि तुम ही मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। अगर तुम ना होती तो मैं और राधा दोनों बिखर जाते। तुम मेरे लिए सिर्फ पत्नी नहीं, इस घर की जान हो। रघु के कुछ शब्दों ने गायत्री का बोझ हल्का कर दिया। उसके दिल को फिर से हिम्मत मिली कि एक दिन राधा का दिल भी उसके लिए जरूर बदलेगा। समय बीतता गया, पर राधा में कोई बदलाव नहीं आया। एक दिन गायत्री की माँ कमला देवी घर आईं। अरे माँ, यहाँ कैसे आना हुआ? चलो अंदर आओ। गायत्री ने झट से माँ के पैर छुए और उन्हें भीतर ले गई। राधा भी पास खड़ी थी। उसने भी हल्की मुस्कान के साथ कहा, नमस्ते माँ जी। कमला देवी ने बस सिर हिलाया, लेकिन चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी। गायत्री ने देखा कि माँ ने राधा की ओर देखना तक जरूरी नहीं समझा। यह बात उसे चुभी, पर उसने कुछ नहीं कहा। ये ले, घी के लड्डू तेरे लिए बनाए हैं, तुझे बहुत पसंद है ना? अरे वाह माँ, कितनी अच्छी खुशबू है। पता है माँ, राधा को भी लड्डू बहुत पसंद है। मैं अभी उसे देकर आती हूँ। ये बात कमला देवी को अच्छी नहीं लगी, पर वो कुछ बोल नहीं पाई। गायत्री जब वापस कमरे में आई तब कमला देवी ने धीमी आवाज में कहा, गायत्री, तू राधा के पीछे इतनी क्यों पड़ी रहती है? दिन रात उसकी सेवा करती है। आखिर वो है कौन तेरी? माँ बाप तो छोड़कर चले गए और इस बोझ को तुम्हारे और दामाद जी के सर पर छोड़ गए। गायत्री माँ की बात से थोड़ी गुस्सा हुई और बोली, माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हो? रघु की बहन है वो, और इस घर की इज्जत है। राधा कोई गैर नहीं है। वो मेरे लिए बेटी जैसी है। बेटी जैसी? अरे बेटी तो अपनी होती है,
पराई लड़कियां कभी अपनी नहीं होती। तेरे बस का नहीं है राधा को संभालना। तू देखना, एक दिन वही तेरे लिए मुसीबत बनेगी। माँ, आप मुझसे ऐसा मत कहो। जो भी हो, मैं राधा से कभी दूरी नहीं बनाऊंगी। वो मेरी जिम्मेदारी है। उसे माँ बाप दोनों का प्यार चाहिए। आप राधा के बारे में ऐसा मत कहिए। थोड़ी देर बाद राधा गायत्री के पास आई और बोली, भाभी, मैं सुमित्रा से मिलने जा रही हूँ। ठीक है, जा, पर जल्दी लौटना। राधा वहां से बिन कुछ कहे चली जाती है। तुझे पता है वो किससे मिलने जाती है? मुझे तो ये लड़की ठीक नहीं लगती। छोटी उम्र है और चाल ढाल देखो, जैसे कोई बड़ी हुकूमत मिल गई हो। माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हो? राधा मासूम है। उसकी सुमित्रा से बचपन की दोस्ती है, और अगर वो उससे मिलने जा रही है तो इसमें बुराई क्या है? कमला देवी ने होंठ टेढ़े किए और बोली, अरे, तू तो बस आंख मूंद कर इसे सही मानती रह। पर याद रख, यही लड़की कल को तेरे और तेरे घर के लिए मुसीबत खड़ी करेगी। उसके हाव भाव देख, बात करने का तरीका देख, सब में घमंड झलकता है। माँ, मैं आपसे एक बात साफ कह देना चाहती हूँ। चाहे जो हो, मैं राधा को गलत नजर से नहीं देख सकती। हाँ, वो गुस्सैल है। माँ की कमी उसे चुभती है, इसलिए कभी कभी मुझसे उलझ जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसका चरित्र या नीयत खराब है। कमला देवी ने असंतोष से सिर झटका और बोली, गायत्री, तेरी ये जिद एक दिन तुझे बहुत महंगी पड़ेगी। गायत्री थोड़ी नाराज होकर बोली, अच्छा ठीक है माँ, मैं अब रसोई में जा रही हूँ सांझ के खाने की तैयारी करने। तुम आराम करो। अगले दिन दोपहर को स्कूल से लौटते हुए राधा थकी हुई घर पहुंची। जैसे ही वह आंगन से होकर अंदर आई, उसे अपने भाभी के कमरे से कमला देवी की कड़वी आवाज आई। गायत्री, मैं तुझे समझा रही हूँ, ये राधा तेरे लिए बोझ है। तेरे कामों में मदद करती है कभी वो, बस स्कूल जाती है और आकर गुस्से में मुंह फेर लेती है। तेरे घर में चैन कभी नहीं रहने देगी। मेरी मान, जल्दी से इसके लिए कोई लड़का ढूंढ और शादी कर दे। इससे छुटकारा पाना ही तेरे और रघु के सुख का रास्ता है, वरना तेरा घर कभी खुश नहीं रहेगा। राधा यह सब सुनकर अवाक रह गई। उसके दिल पर जैसे किसी ने नुकीला वार कर दिया हो। आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सोचा, तो यही सोचते हैं सब, मैं सचमुच बोझ हूँ। भाभी भी शायद यही चाहती हो। राधा ने आगे कुछ नहीं सुना, चुपचाप अपने कमरे में चली गई और रोने लगी। गायत्री अपनी माँ से कहती है, माँ, आप ये कैसी बातें कह रही हैं? बच्ची है अभी वो। शादी तो मैं तभी करूंगी जब राधा खुद तैयार होगी। और बोझ? माँ, वो मेरी बेटी जैसी है। बेटी कभी बोझ नहीं होती। उधर राधा के आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। शायद सचमुच मैं सबके लिए बोझ हूँ। माँ चली गई और अब कोई मुझे अपने दिल से नहीं चाहता। भैया भी बस भाभी की सुनते हैं। भैया भाभी चाहे जो कहें, पर वो लोग मेरी वजह से खुश नहीं रहते। आंसुओं से भरी आंखों के साथ राधा चुपचाप घर से निकल गई। न किसी से कुछ कहा, न किसी को देखा। थोड़ी देर बाद जब गायत्री कमरे से बाहर आई तो उसने समय देखा। राधा अभी तक स्कूल से वापस नहीं आई। उसने सोचा, शायद सुमित्रा के पास चली गई होगी, पर वो बिन बताए तो कहीं नहीं जाती। उसने थोड़ी देर इंतजार किया। जब कमला देवी ने गायत्री को परेशान देखा तो कहा, क्या हुआ गायत्री, इतनी परेशान क्यों हो? माँ, राधा अभी तक घर नहीं आई। उसे कभी भी देर नहीं हुई आने में। अरे आ जाएगी, तू क्यों अपना खून जला रही है? गायत्री माँ की बातों को अनसुना करते हुए सीधे सुमित्रा के घर गई। सुमित्रा ने कहा, वो तो स्कूल से घर ही गई थी। गायत्री की आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। हे भगवान, मेरी बच्ची कहाँ चली गई? कहीं कुछ गलत न कर ले। इसके बाद वो रघु के पास दौड़ी। रघु खेत में काम कर रहा था। क्या हुआ गायत्री, तुम इतनी थकी और परेशान क्यों हो? राधा अभी तक घर नहीं लौटी। वो सुमित्रा के पास भी नहीं है। पता नहीं कहाँ चली गई। इतना कह गायत्री रोने लगी। अच्छा, तुम शांत हो जाओ और घर जाओ, मैं देखता हूँ। नहीं, मैं भी आपके साथ चलूंगी। मैं राधा को ढूंढे बगैर घर में चैन की सांस नहीं ले पाऊंगी। रघु और गायत्री ने गांव वालों से पूछना शुरू किया। किसी ने राधा को नहीं देखा।
उन दोनों ने सब जगह देख लिया। हर दरवाजे पर जाकर दोनों राधा के बारे में पूछते रहे। उनका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था, आंखों में डर साफ झलक रहा था। गायत्री, तुम परेशान ना हो, राधा मिल जाएगी। तुम घर लौट जाओ। अगर राधा घर आए तो मुझे किसी से खबर देना। आप सही कह रहे हो, शायद राधा घर आई हो। मैं जाकर देखती हूँ। गायत्री वापस घर चली जाती है और रघु राधा को खोजने लगता है। तभी रघु की मुलाकात सुशीला काकी से होती है। रघु को परेशान देख बोली, क्या हुआ रघु बेटा, आज इधर कैसे आना हुआ और तुम इतना परेशान क्यों हो? काकी, राधा मिल नहीं रही, पता नहीं कहाँ चली गई है। अरे राधा को तो मैंने पुराने मंदिर के रास्ते जाते देखा था, क्या अब तक वो घर नहीं लौटी? यह सुनते ही रघु बिना एक पल गंवाए भाग पड़ा। उसके कदमों में जैसे जान आ गई थी। रघु हांफता हुआ मंदिर पहुंचा। उसने देखा राधा सीढ़ियों पर बैठी थी। उसके गाल आंसुओं से भीगे हुए थे। राधा, ये तूने क्या किया बेटा? तू घर छोड़कर यहाँ क्यों आ गई? क्या तू इतनी तकलीफ में थी कि तुझे ये कदम उठाना पड़ा? राधा चुप रहती है, सिर झुका देती है। जो भी बात थी तू अपने भाई को बता तो सकती थी ना। तूने मुझे इतना पराया क्यों कर दिया? राधा, तुझे पता है तू मेरी जान है। तू अगर इस तरह मुझे छोड़ देगी तो मैं जी ही नहीं पाऊंगा। मैं तेरे बिना कुछ भी नहीं हूं, कुछ भी नहीं। पर भैया, मैं तो बोझ बन गई हूँ। आपको भी लगता है कि मैं गलत हूँ। मुझे लगता है अब मेरी जगह इस घर में नहीं है। मेरी वजह से आप और भाभी खुश नहीं हो। चुप हो जा राधा। किसने कहा तुझसे? तू कभी भी मेरे और गायत्री के लिए बोझ नहीं थी और ना कभी होगी। अगर तू नहीं होगी तो ये घर भी नहीं होगा, मैं भी नहीं रह पाऊंगा। भैया, आप क्यों परेशान होते हो मेरे लिए? मैं जानती हूँ कि मैं आपकी और भाभी की जिंदगी में बस मुश्किलें ही लाती हूँ। माँ चली गई और अब मैं किसी की जिम्मेदारी नहीं बनना चाहती। मैं घर वापस नहीं जाऊंगी। ये कैसी बातें कर रही है तू राधा? अगर तू नहीं होगी तो ये घर सूना हो जाएगा। गायत्री तेरे बिना कैसे जिएगी? वो तुझे सच में अपनी बेटी मानती है। भैया, आप हमेशा भाभी का ही पक्ष लेते हो। मैं जो भी कहूँ आप सुनते ही नहीं। आप भूल गए कि माँ के बाद मेरे पास बस आप ही थे। लेकिन अब लगता है आप भी मुझे भूल गए हो। आप मेरे दिल का दर्द कभी नहीं देखते। जब से भाभी आई हैं हमारे बीच दूरी बन गई है। राधा, तू बहुत गलत सोच रही है। गायत्री, तेरे और मेरे बीच कोई दीवार नहीं है, बल्कि वो तो हमारे घर की नींव है। सोच कर देख, जब तू स्कूल से थकी हुई आती है तो सबसे पहले कौन पूछता है कि तूने खाना खाया या नहीं? जब तू बीमार पड़ती है तो रात भर तेरे सिरहाने बैठकर कौन दवा देता है? जब तू रोती है तो तुझे चुप कराने की कोशिश कौन करता है? राधा, ये सब तेरी भाभी ही तो करती है। लेकिन भैया, भाभी ऐसा क्यों करती हैं? वो बार बार मेरी माँ बनने की कोशिश क्यों करती हैं? मुझे नहीं पसंद ये सब। मुझे डर लगता है अगर मैंने उन्हें अपनी माँ मान लिया तो कहीं माँ की यादें मुझसे दूर ना हो जाएं। रघु उसके सिर पर हाथ फेरता है, बहुत भावुक हो जाता है। नहीं राधा, माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। माँ भगवान का दिया वो तोहफा है जिसे कोई नहीं बदल सकता। लेकिन सोच, क्या माँ चाहेंगी कि उनकी बेटी अकेली रहे? गायत्री ने कभी तेरी माँ की जगह लेने की कोशिश नहीं की। वो तो बस तेरे दिल का खालीपन भरना चाहती है। वो हमारे घर को तोड़ने नहीं बल्कि पूरा करने आई है। तू और मैं तो पहले से ही अधूरे थे राधा। माँ के जाने के बाद घर सूना हो गया था, लेकिन जब गायत्री आई तो उसने उस सूनेपन को अपनापन दिया। उसने हमारे घर को फिर से घर बना दिया। राधा का दिल पिघलने लगता है। उसकी आंखों से आंसू बहते रहते हैं, लेकिन अब उनमें गुस्सा नहीं बल्कि एहसास है। राधा, मेरी नन्ही बहन, मुझे माफ कर दे अगर तुझे लगता है कि मैं तुझे नहीं समझता। पर राधा, तुझे पता है, माँ जब हमें छोड़कर गई थी तभी मैंने अपने दिल से कसम खाई थी कि तुझे कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। पर शायद मैं ये वादा नहीं निभा पाया। माफ कर दे मुझे। नहीं भैया, शायद मैंने ही आपको और भाभी को कभी नहीं समझा। मुझे माफ कर दो। नहीं राधा, तेरी कोई गलती नहीं। मैं तुझे ज्यादा वक्त नहीं देता, इसलिए आज ये नौबत आई। पर अब वादा करता हूँ
पहले तू, उसके बाद कोई काम होगा। अब चुप हो जा और दोबारा हमसे दूर जाने की नहीं सोचना। घर चल अब, तेरी भाभी तेरी राह देख रही है। वो तुझे ढूंढ ढूंढ कर थक गई। सूरज ढल चुका था। गायत्री रघु और राधा के आने का इंतजार कर रही थी। जब रघु और राधा मंदिर से लौटे तो उन्हें गायत्री के रोने की आवाज आई। वो अपनी माँ से कह रही थी, पता नहीं राधा कहाँ होगी, कुछ खाया भी होगा या नहीं। उसी समय धीरे धीरे दरवाजा खुला। राधा थकी हुई, आंसुओं से भरा चेहरा ले अंदर आई। जैसे ही उसने देखा कि गायत्री उसकी चिंता में रो रही है, उसके कदम ठिठक गए। उसके दिल में पहली बार एहसास हुआ, भाभी सच में उसकी परवाह करती है। ये सिर्फ दिखावा नहीं है। गायत्री उन्हें देखकर भागी चली आई। उसकी आंखों में चिंता और डर साफ झलक रहा था। राधा, तू कहाँ चली गई थी? क्यों छोड़कर चली गई हमें? तुझे पता है मैं कितनी डर गई थी। अगर तुझे कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? ऐसा कभी मत करना। अगर तू फिर कभी घर छोड़कर जाएगी तो मैं जी ही नहीं पाऊंगी। भाभी, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत गलत थी। मैंने आपको कभी माँ नहीं माना, हमेशा आपको बुरा भला कहा। लेकिन सच्चाई ये है कि आप मेरी माँ जैसी हैं। मैंने घर छोड़कर गलती की। अब बसकर बहुत हुआ रोना। खबरदार आज के बाद एक आंसू भी बहाया। उस पल घर का माहौल आंसुओं से भर गया। उस वक्त कमला देवी भी गायत्री और राधा को देखकर भावुक हो गई। बस करो दोनों, अब हमें कभी एक दूसरे से अलग होने का ख्याल भी नहीं लाना है। उस दिन से सब बदल गया। कमला देवी अगले दिन वापस अपने घर जाने की तैयारी कर रही थी। गायत्री, मुझे माफ कर दो बेटी। आज समझ गई हूँ कि कोई भी ताकत तुझे और राधा को अलग नहीं कर सकती। दुआ करूंगी तुम सब हमेशा खुश रहो। तुम दोनों माँ बेटी की तरह हो। मैं अब और बीच में नहीं आऊंगी। माँ, आपकी ये समझ ही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। उस दिन के बाद राधा बदल गई। अब वह गायत्री से नाराज नहीं होती थी, बल्कि माँ जैसी ममता महसूस करने लगी। रघु अपनी पत्नी और बहन को यूं साथ देखकर सुकून की सांस लेने लगा, और यूं रिश्तों की डोर, जो गलत फहमियों से कमजोर हो गई थी, अब प्यार और अपनापन से और भी मजबूत हो गई।